हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि इंडिया पाकिस्तान हम लोग एक्चुअली करंट अफेयर्स में टॉपिक करते जा रहे हैं ऑलमोस्ट डेली। और अभी एक्चुअली दिवाली का थोड़ा सा अपना प्लान डिस्टर्ब हो गया है। मतलब फिर भी हम लोग का ऑलमोस्ट ठीक ही है। हम लोग इसके पहले हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का टेस्ट लगाए थे। टेस्ट का सारा सोल्यूशन हम एक्चुअली प्रोवाइड करा दिए हैं यूट्यूब के चैनल पे। जाके वहाँ से सारा क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं खुद भी टेस्ट लिखा था, क्योंकि मैं खुद भी तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना दोस्तों। तो मैं खुद भी टेस्ट लिखा था, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर करके दोस्तों से एक अच्छा जो मॉडल आंसर होता है वो मतलब कि सारा मतलब यूट्यूब पर दिया हुआ है सारा। आप जा करके देख सकते हैं। जो कुछ ना भी पढ़े हैं ना, जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो भी जाके देख सकते हैं। सारा मतलब हर क्वेश्चन का अलग अलग से 15-20 मिनट का वीडियो बनाया हुआ डाला हुआ है। ज्योग्राफी ऑप्शन वालों का आई एम श्योर कि वो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। और आज का ये टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है। कहीं मेंशन ही नहीं किया हूँ। तो आज इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें एक्चुअली इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, जितना कॉम्प्लेक्स इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है। और इससे पहले एक्चुअली एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिवाली खत्म हो गई है, छठ आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों कि आई एम श्योर कि जो लोग बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं इस बार और ये सोच रहे हैं कि लिखने का चांस मिलेगा, अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, बट एक होप है। बस एक होप रखिए कि जो 100+ हैं या 100 के आसपास हैं वो मेंस लिखेंगे, ऐसा होप रखिए। और अगर चांस है कि आप लिख रहे हैं मेंस, अगर तैयारी कर रहे हैं मेंस का, तो आई होप कि आप लोग लगे हुए होंगे। मतलब आप लोग अपना जो गियर है, कलच है, सब कुछ अपने एकदम पास रखे होंगे, सब कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे होंगे। क्योंकि ये ऐसा समय है कि दिवाली, दशहरा, छठ ये सब तो आते ही रहेगा, हमेशा आते ही रहेगा, हर ईयर आएगा, हर साल आएगा। लेकिन ये अगर ये चला जाएगा ना, लाइफ चला जाएगा ना, एक बार प्रिपरेशन का टाइम निकल जाएगा ना दोस्तों, इस मौका चला जाएगा ना, तो हो सके नेक्स्ट टाइम आपका पीटी क्वालिफाई ना हो और फिर से आपको इस तरह से करते चला जाइए और फिर 1-2 साल ऐसे ही निकल जाए, फिर हो सके आपका प्रिपरेशन छूट जाए, कहीं और चले जाइए, हो सके मौका ना मिले। इसलिए इस बार अपना बेस्ट दीजिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, हर वीडियो में आप मैं फोर्स करता हूँ, बिकॉज ये टाइम आने वाला नहीं है। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए और मतलब कमजोर नहीं पड़िए। बस ये है कि हर लोग ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन एक जैसा नहीं होता है, अप्स एंड डाउन चलते रहता है लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, कभी कुछ हेल्थ का इशू आ गया, घर का कुछ फैमिली मैटर हो गया, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो गया। बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम है, कभी फेस्टिवल है, कभी कुछ है। तो इसको लेकर कमजोर नहीं पड़ना है, अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। और जो बंदा कमजोर नहीं हुआ ना, जो जिसमें पोटेंशियल है ना, मतलब जिसमें बस हिम्मत है ना, तो हिम्मत के दम पे 90% काम हो जाता है दोस्तों। 10% तो मेहनत होता ही है, लेकिन 90% हिम्मत होता है। बहुत लोग होता है कि हिम्मत ही तोड़ देते हैं, तो हिम्मत ही टूट जाएगा तो फिर आगे क्या रहेगा फिर। इसलिए बस हिम्मत नहीं छोड़ना है और इस बार बस ले लेना है बीपीएससी। जो होगा वो तो टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा, बस अपने तरह से इस तरह से तैयारी करना है ना कि इस बार तो बस ले ही लेना है। बस हो गया, बहुत हो गया। इस बार बस आर या पार की लड़ाई है और लगे रहिए और होगा। आई एम श्योर कि मेहनत कीजिएगा तो होगा ही होगा, मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अभी ऐसे लगातार बीपीएससी आ रही है, 67th है, 68th है, 69th है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं नहीं जाएगा, बेस्ट कहीं नहीं होगा। अब मेंस में छट रहे हैं, इंटरव्यू में छट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मतलब कि क्लियर नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। मेहनत करते जाइए, बस सही डायरेक्शन में जरूर होगा दोस्तों। तो चलते हैं, कमजोर नहीं पड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। और चलते हैं आज का टॉपिक करते हैं इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है। तो एक्चुअली जितना कॉम्प्लेक्स हम लोग का रिलेशनशिप है ना इंडिया पाकिस्तान का, उतना ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तैयार करने में। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सुबह से तैयार कर रहा हूँ ये टॉपिक और मुझे लगता है करीब 4 से 5 घंटा लगा है पूरा कंटेंट खोजने में। आप नेट पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इसका टॉपिक। लेकिन हॉलिस्टिक जो है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक ही क्वेश्चन में आपका सारा डीलिंग कि इसका क्या क्या मतलब कि इंट्रो किस तरह से लिखाएगा, क्या मतलब कि इसका टेंस रिलेशन है तो टेंस रिलेशन क्यों है, एक फैक्टर नहीं, सारा फैक्टर। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या क्या लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फिर क्या इसका सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का हमारे लिए, इसका सॉफ्ट पॉलिसी कैसे यूज कर सकते हैं हम पाकिस्तान को कंटेन करने में या इसके साथ रिलेशन बनाने में, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सारा का एक ही जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं भी सर्च किया हूँ। मैं स्टडी आई क्यू से लेकर के, विजन आई से लेकर के, दृष्टि आई से लेकर के, जो भी है ना, इवन इंसाइट वगैरह का हो गया, ओनली आई हो गया, मैं 5-7 सोर्स देख चुका हूँ।
मैं नाम भी बता रहा हूँ, मैं 5-7 सोर्स देख चुका हूँ, बट सब में थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब कुछ दिखा। बट वो होता है ना कि आंसर लिखने के लिए एक परफेक्ट है कि हमको बीपीएससी में कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछे, किसी तरह का क्वेश्चन हमको पूछे, हम यहाँ से टैकल कर पाएं, ऐसा प्रिपरेशन मुझे मतलब कि बहुत ही मेहनत करना पड़ा है। एक्चुअली मैं सुबह से ही तैयार कर रहा हूँ, तब मुझे ये मिला है। और आपको इसमें कोई डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, आपको इसमें कोई डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, मतलब आपको ना इसमें इंडिया का मैप भी मैं बनाना भूल गया हूँ, क्योंकि वो है ना कि आप इंडिया का मैप बना लीजिएगा। सॉरी, मतलब मैं बहुत जल्दी में बना दिया हूँ इसको। तो इंडिया का मैप भी मैं नहीं बना पाया हूँ। उसके बाद जितना भी पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों, उस पॉइंट्स को इस तरह से लिख करके, यहाँ पे मेन थीम को लिख करके इस तरह से आप पॉइंट बना सकते थे। इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना पॉइंट था इस तरह करके लिख सकते थे। बट टाइम नहीं, इसमें जगह नहीं था, स्पेस नहीं था कि मैं बना सकूं। इतना कंटेंट था ना, इतना मतलब सब कुछ लिखना था ना, कि कहीं बोर्ड में जगह ही नहीं था, इस कारण से मैं बना नहीं पाया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक तो इंट्रो है, पहला तो इंट्रो है। हमेशा की तरह इसको मैं ब्रेक करके हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सारा पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो इंट्रो है, तो इंट्रो में एक्चुअली क्या है ना कि इसका कोई हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये इंट्रो आप लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन की तरह ना, जैसे कि हम लोग कोई ट्रेड डील देखे थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील देख चुके हैं, एससीओ देख चुके हैं, ब्रिक्स देख चुके हैं, इंडिया यूएई का ट्रेड डील देख चुके हैं। वहां पे क्या था कि अब एक इंट्रो, एक सर्टेन लाइंस है, सर्टेन वर्ड्स है, जिसको यूज करके की पॉइंट्स है, जिसको यूज करके कोई कमेटी है, कोई रिपोर्ट है, उसको कोड करके इंट्रो लिख सकते हैं। बट एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना पता नहीं है। क्वेश्चन हो सके इसी से क्वेश्चन टेररिज्म से जोड़ के पूछ ले, ठीक है ना। अब टेररिज्म से क्वेश्चन अगर पूछ लेता है ना, तो वहां पे आपको इंट्रो में इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि हाँ रिसेंट में सच में टेररिज्म इंडिया, मतलब कि इंडिया झेला है टेररिज्म पाकिस्तान से, और उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि या तो उरी अटैक हो, पुलवामा का अटैक हो, पार्लियामेंट का अटैक हो, मुंबई अटैक हो, ब्लास्ट हो, तो इतना इंसिडेंट हुआ है। तो उस तरह से चला जाएगा मेरा इंट्रोडक्शन। अगर पूछेगा कि इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को कैसे यूज कर सकता है पाकिस्तान को साथ रिलेशन अच्छा करने में, तो वहां चला जाएगा, फिर अपने सॉफ्ट पावर की तरफ चला जाएगा कि हाँ इंडिया मतलब कि एक सच में सॉफ्ट पावर का एक मतलब कि बहुत बड़ा कंट्री है जो सॉफ्ट पावर यूज करता है, और करना भी चाहिए और कंट्री को। यहाँ का बुद्धिज्म हो गया, यहाँ का गांधीयन फिलोसफी हो गया, यहाँ का आयुर्वेदा हो गया, यहाँ का जो मतलब कि यहाँ का जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ का जो हर चीज सॉफ्ट पावर है, यहाँ का क्रिकेट डिप्लोमेसी हो गया, यहाँ का फेस्टिवल्स हो गया, कल्चरल पाकिस्तान के साथ कल्चरल टाई है, यहाँ का ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, यहाँ का कुजीन है, ड्रेस है, हम लोग हर चीज शेयर करते हैं, यहाँ का लैंग्वेज है, हर चीज शेयर करते हैं। तो कल्चरल, अगर कल्चरल डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछता है ना, तो इंट्रो में कल्चरल आ जाएगा, कल्चरल एस्पेक्ट आ जाएगा। अगर पूछता है कि इंडिया अभी रिसेंटली में हार्ड पावर यूज करना चालू कर दिया पाकिस्तान के साथ में, सॉफ्ट पावर ना यूज करके हार्ड पावर यूज करना चालू कर दिया, इसके बारे में क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ इंडिया सच में हार्ड पावर यूज कर रहा है। दिखाना पड़ेगा कि उरी अटैक हुआ, तो उरी अटैक के बाद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हम लोग को पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया, तो हम लोग हार्ड पावर यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। तो किस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन जाएगा। तो कोई यहाँ पे कोई सर्टेन लाइंस नहीं होगा, वो आपको एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होगा उस तरह का क्वेश्चन। और हम लोग ऐसे आगे कोई पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ना, जैसे कि टेररिज्म को लेकर GS1 में डिस्कस करेंगे या GS2 में डिस्कस करेंगे कहीं पे, तो वहां पे हम इंट्रो बताएंगे कि उसका इंट्रो कैसे लिखना है। फिर ये देखते हैं कि टेंस रिलेशन क्यों है। हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। टेंस रिलेशन क्यों है, तो हम जब से मतलब इंडिया बना है ना, इंडिया पाकिस्तान जब से बना है ना, पाकिस्तान जब से बना है इंडिया से टूट करके, इंडिया पाकिस्तान दो ब्रिटिश एम्पायर से, तो वहां से हम स्टार्ट किए हैं और आज तक में हम स्टार्ट किए हैं कि टेंस रिलेशन होने का क्या क्या कारण है। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी तक इंडिया ना 3 मेजर वार देख चुका है, ठीक है ना, और एक अनऑफिशियल वार है। 3 मेजर वार में कौन कौन है, 1947 का वार है, हो गया 1947 का हो गया ना वार बोलता। इसमें क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर पे इंसर्जेंसी बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा अटैक कर दिया था। फिर उसमें जो वहाँ का जो रूलर थे, इंडिया के साथ में एक्सेशन साइन कर लिए थे, है ना, एक्सेशन तो हो गया, वो था। तो बस ये मेंशन करके 2 लाइन लिख देना है इसमें। फिर 1965 का वार हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसमें क्या क्या था कि जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाने के लिए क्या था, ताकि जम्मू कश्मीर को ना यहाँ इंडिया से मतलब अनस्टेबल करके यहाँ उसको इंडिया से अलग कर दिया जाए। ये एक ऑपरेशन चलाया था। एक्चुअली सोचा था पाकिस्तान कि 1962 का वार हुआ, हम लोग वहाँ पे बहुत मतलब कि हम लोग को लॉस झेलना पड़ा चाइना के हाथ से हम लोग को। तो पाकिस्तान को लगा कि 1962 के वार में अभी तो इंडिया झेला है, तो ये कमजोरी होगा, और कमजोर ये देख करके अटैक कर दिया कि चलो हम भी हाथ साफ कर लेते हैं। हाथ साफ कर लेते हैं के चक्कर में हाथ जल गया बेचारा का, बुरी तरह से हारा।
उसका नाम था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर। एग्जाम में पीटी नहीं पूछ सकता कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों, कौन चलाया था, किसके अगेंस्ट चलाया था। तो ये हम लोग का अगेंस्ट चलाया था। पाकिस्तान का जो था ना, पाकिस्तान का जो भी आर्मी और जो ISI है ना, यहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ाने के बहुत कोशिश किया उस समय में, और ये फुल फ्लेज वार कन्वर्ट हो गया था 1965 में। इसी के बाद तो हम लोग का 1965 के बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है ना हम लोग का, वो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद फिर से 1971 में वार हुआ, जिसको सब लोग जानते हैं कि लिबरेशन क्या है, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करवाया था। इंदिरा गांधी थी उस समय में प्राइम मिनिस्टर, और बांग्लादेश बना था, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था उस समय में। उसी समय में क्या हुआ, कराची जो उस समय में क्या हुआ ना कि इंडिया जो है ना अपना नेवी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया था। जो कराची पोर्ट था ना, कराची पोर्ट था ना, उसको इंडिया अटैक कर दिया। और एक्चुअली इंडिया का जो उस समय में जो इंडिया का सबमरीन था ना, जो 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 ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, उसको ब्लॉक कर दिया कि इधर से उधर जाने ही नहीं दे रहा था। इंडिया से जा ही नहीं सकता था क्योंकि लैंड बॉर्डर है, बॉर्डर से जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसको सी वगैरह से ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान को। तो अपना सप्लाई पहुंचाता कैसे वो। तो अब श्रीलंका का थोड़ा थोड़ा हेल्प ले रहा था, बस उस रीजन में अपना शिप वगैरह डिप्लॉय करके रखा था ना, इस कारण से जा ही नहीं पा रहा था। तो वो क्या किया ना, फिर इंडियन का जो शिप वगैरह था क्या किया, कराची पर अटैक कर दिया। और उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम था। उसमें क्या किया, कराची पोर्ट पर अटैक, हैविली अटैक कर दिया, पूरा बहुत डैमेज किया। उसके बाद क्या किया ना कि पाकिस्तान वाला क्या किया ना कि अपना एयर सर्विलेंस बढ़ा दिया। उसको लगा ना कि अटैक किया तो कहीं फिर से अटैक ना कर दे, पूरा कराची को विध्वंस कर देगा। तो फिर से उसका पूरा सर्विलेंस बढ़ा दिया। और क्या इंडिया को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया ना, अपना जो कमर्शियल शिप होता है ना, मैंने कंटेनर शिप होता है जिसमें कि सामान वगैरह पहुंचाते हैं, उसको पानी में उतार दिया इंडिया को कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ पता ही नहीं चलेगा कि रियल में आ किधर से रहा आर्मी वगैरह इंडिया का, उसका पाकिस्तान का। तो उसके बाद इंडिया एक चलाया ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन पाइथन। फिर अटैक किया कराची पोर्ट को, 2 बार अटैक हुआ था उसमें में। बस नाम बस पॉइंट ड्रॉप कर देना है एग्जाम में थोड़ा सा, अगर याद रहे तो, ना रहे तो भी चलेगा। बस ये याद रखना है कि बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट चला गया, कराची पोर्ट को अटैक किया। फिर से एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पाइथन नाम था, फिर से कराची पोर्ट को अटैक किया, 2 बार अटैक हुआ। उसके बाद धीरे धीरे तो फिर वॉर खत्म ही हो गया था। इसी के बाद तो शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो आगे देखेंगे कि कैसे शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ है वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर अभी हम लोग देख रहे हैं क्या टेंस रिलेशन क्यों था, उसके अंदर में देख रहे हैं कि मेजर वॉर हुआ है जिसका कारण से टेंस रिलेशन रहा है। उसमें देखें 1947 का वॉर, 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, अब देखना कारगिल वॉर। इसी को तो बोल रहे हैं कि अनऑफिशियल था, क्योंकि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हाँ ये हम करवाए हैं। उसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि कारगिल एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे क्या हुआ कि जब वहाँ पे ठंड आती है ना, तो वहाँ का जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आइस वगैरह आती है, वहाँ से इंडियन सोल्जर है ना पीछे आ जाते हैं ठंड के दिन में। और जब ठंड खत्म होता है ना, आइस पिघलने चालू हो जाता है, या फिर थोड़ा हल्का सा वार्म सीजन आता है हल्का सा, तो इंडियन भी अपना जो है ना अपना बेस पे वापस चल जाती है अपना इंडियन सोल्जर वगैरह। तो उस समय क्या हुआ ना 1998 में 1999 के विंटर में, कि जब ठंड आई ना तो इंडियन सोल्जर हमेशा की तरह वापस आ गई। अब पाकिस्तान वाला क्या किया ना, उसको पता नहीं क्या खुरपाती समझ में आया, चढ़ करके बैठ गया उसके इंडिया का बेस पे चढ़ के बैठ गया। इंडिया को कोई पता नहीं है कि अभी क्या हुआ। जब ठंड खत्म हुई, इंडियन सोल्जर जब वापस जाना चालू किए, तो चाल के पूरा एकदम मार के एकदम पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, तब जाकर हुआ। इंडिया को हैवी लॉस झेलना पड़ा था उसमें, क्योंकि वो लोग पीक बचा के बैठ गए, हम लोग तो नीचे हैं, तो उसमें बहुत हम लोग को झेलना पड़ा था। तो उसमें मिजाज वगैरह थोड़ा हम लोग को हेल्प किया। हम लोग को उसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि एक्चुअली कहाँ बैठा हुआ है, कितने हाइट पे है, क्योंकि जब सामने होता था अटैक करना आसान होता है ना। अब सामने जाके पहाड़ी की साइड बैठा हुआ है कोई, तो सैटेलाइट ही बता सकता है ना। यूएस हम लोग को सैटेलाइट वगैरह का डेटा दे नहीं रहा था सही से कि मतलब कि उस साइड पे कहाँ बैठा हुआ है, तो कैसे होगा। तो ये एक्चुअली ये बार हम लोग को बहुत लॉस झेलना पड़ा था, बट हम लोग फाइनली इसको मतलब इसमें हम लोग जीत लिए थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग का ये सारा कुछ पॉइंट हो गया ना मेजर वार्स के बारे में हो गया। 1947, 65, 71, 1991, 1999, 3 ऑफिशियल, 1 अनऑफिशियल, 1 वार हो गया, जिसके कारण से टेंस रिलेशन रहा है। इतना वार कोई कंट्री अगर किसी कंट्री के साथ होगा तो रिलेशन तो टेंस हो ही जाएगा ना। तो ये वार था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि टेरिटोरियल क्लेम्स देखते हैं कि जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी क्लेम करता है, हम भी क्लेम करते हैं, है ना। तो ये क्लेम, इसका मतलब कि क्लेम रहने का अब एक ही लैंड पे दोनों क्लेम कर दोगे, ये कहोगे ये घर मेरा है, और कहेगा नहीं ये जमीन मेरा है। जमीन के विवाद में कितना मर्डर हो जाता है, और यहाँ तो पूरा कंट्री की ही बात है, पूरा लैंड की ही बात है, तो टेंस रिलेशन तो होगा ही। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के कारण टेंस रिलेशन है। और ये कोरी क्रीक, ये बेसिकली कोरी क्रीक ना, ये गुजरात वाला रीजन में है, कोरी क्रीक इधर में है, कोरी क्रीक वगैरह। तो कभी एक्चुअली क्या करेंगे ना, एक लेक्चर लाएंगे ना, उसमें बहुत सारा ना बस डायग्राम बताएंगे
कि कैसे कैसे कौन कौन डायग्राम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम अपना नोट्स में डाल देंगे, जो लोग नोट्स में होगा ना प्रॉपर डायग्राम हम डाल देंगे, ये अपना टेलीग्राम पे नोट्स बना करके उसमें ये कोई वगैरह दिखा देंगे। तो इस कारण से भी टेंस रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया टेंस रिलेशन आने का, इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर में लगातार फैला रहा है पाकिस्तान, इंसर्जेंसी। उसमें क्या करता है पाकिस्तान आर्मी और वहाँ का जो इंटेलिजेंस जो वहाँ का जो है ISI है, तो वो क्या करता है ना, दोनों मिल करके ना एक टेरर ग्रुप तैयार करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसको फिर एक्चुअली लॉन्चिंग पैड के थ्रू उसको भेजता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है, इंसर्जेंसी ही सपोर्ट कर रहा है ना, जैसे कि अलकायदा के लोग हो गए, जैसे मोहम्मद के लोग हो गए, ये लोग को सपोर्ट करता है यहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद फिर हो गया वाटर डिस्प्यूट है। अब इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुआ था दोनों कंट्री के बीच में। बेस्ट जो हम लोग का वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली साइन करवाने में बहुत ही ये होता है ना बिचौलिया का काम करना, मिडल मैन का काम करना, ये मीडिएट करवाया था दोनों के बीच में। और ये एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी है ना 1960 ईस्वी में साइन हुआ था वर्ल्ड बैंक के हेल्प के थ्रू, और ये कराची में साइन हुआ था, ठीक है ना। इसमें इस समय इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे ना अयूब खान। तो इसमें एक्चुअली वाटर शेयरिंग है ना वो 20-80 का शेयरिंग है, माने इंडिया जो वाटर है ना उसका 20% यूज करेगा। किसका वाटर का, पूरा इंडस सिस्टम है ना, इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 रिवर है ना। तो ऊपर वाला 3 रिवर को पाकिस्तान पानी यूज करेगा और नीचे वाला 3 रिवर का इंडिया यूज करेगा। मतलब इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान यूज करेगा और रावी, ब्यास, सतलज को इंडिया यूज करेगा। मतलब अगर देखा जाए ना तो इंडिया के पास 20% ही वाटर आता है ट्रीटी के अनुसार, और 80% पानी जाता है पाकिस्तान के हिसाब से। ये सोचो सारा रिवर का ओरिजिन ऑलमोस्ट इंडिया में है, इंडिया या तिब्बत के आसपास में इसका सारा का ओरिजिन है। सारा रिवर इंडिया का फ्लो करती है, फिर भी हम लोग उसका मात्र 20% पानी यूज कर रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है, फिर भी वो पसंद रहता है। ये इसको लेकर के रिलेशन टेंस करता रहता है। वो बोलता है कि आप इसमें डैम बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह के होता है ना, तरह के इशू आते रहता है। इस कारण से भी टेंस रिलेशन रहता है। बहुत सारा अटैक हुआ है जिसके कारण से भी टेंस रिलेशन रहता है। टेंस रिलेशन नहीं होगा, अगर कोई मेरे घर में अटैक कर देगा तो छोड़ोगे, तुम्हारे घर में अटैक कर देगा, चल के मारोगे, आज तो कंट्री पे अटैक कर दिया है पूरा, टेंस रिलेशन तो होगा ही। क्या हुआ 2001 में, क्या हुआ 2001 में पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, क्या है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद इसमें ये था, दोनों इन्वॉल्व था। 2001 में पार्लियामेंट में हुआ। इसी के बाद तो था ना कि न्यूक्लियर अटैक का खतरा आने लगा था कि इंडिया सच में न्यूक्लियर अटैक कर देगा पाकिस्तान पे, और उस समय अटैक होने वाला था, न्यूक्लियर अटैक नहीं, लेकिन मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। अगर यूएस वगैरह बीच में आ गया और भी कंट्री बीच में आ गया, इसलिए मैं तो मतलब इंडिया अटैक कर देता उसमें, क्योंकि पार्लियामेंट में अटैक करना मैंने समझ रहा है इंडिया का पूरा सोवरेनिटी पे अटैक है। मैंने पार्लियामेंट में सारा मिनिस्टर, CM PM सारे लोग मतलब वहाँ बैठे रहते हैं, बड़ा बड़ा जो भी MP वगैरह हैं, और वो सारे पर अटैक कर दिया। लेकिन ये मतलब कि लकली किसी को कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे मारे बहुत लोग, यहाँ पे 10 टेररिस्ट आया था, 173 लोग मारे गए थे इसमें। सॉरी ये तो 2008 का है। इसमें भी मतलब 2001 में भी कुछ लोग मारे थे, कुछ लोग मतलब कि जो जवान थे, उसका एक पार्लियामेंट का गार्डनर था वो मर गया था, वहाँ के कुछ जवान लोग थे वो मारे गए थे, कोई मिनिस्ट्री वगैरह किसी को कुछ हाथी नहीं हुआ था। बट यहाँ मतलब ये बहुत ही डेंजरस अटैक था ये। उसके बाद मुंबई अटैक सबको पता है, 2008 में मुंबई अटैक हुआ है। तो ये बता देंगे, इसमें एक्चुअली 10 टेररिस्ट आए थे। इसमें तो अजमा कसा पकड़ाया था ना, इसमें 173 लोग मारे गए थे। तो ये भी बहुत बड़ा अटैक था, 2008 का अटैक था। उसके बाद एक पुराना अटैक दिखा सकते हैं, IC-814, सबको पता होता है IC-814 जो हाईजैकिंग हुआ था 1999 में। ये एक्चुअली सबसे पहले दिखाएंगे क्योंकि सबसे पुराना है, इसको सबसे पहले दिखा देंगे। IC-814 हाईजैकिंग हुआ था 1999 में। इसमें एक्चुअली क्या था, इसमें एक प्लेन था जो काठमांडू से न्यू दिल्ली आ रही थी, और कोई सोचा नहीं था कि इसमें अटैक हो जाए, क्योंकि नेपाल से आ रही थी, काठमांडू से। तो नेपाल में उतना टेररिज्म है नहीं, चांस मिल गया होगा इसको अटैक करने का। क्या किया कि इसको हाईजैक करके काठमांडू से न्यू दिल्ली आने वाला था, तो पहले इसको काठमांडू से अमृतसर ले गया, ठीक है, पंजाब वाले रीजन में बॉर्डर पे लेके चला गया। अब जब एक बार बॉर्डर पे पहुंच गया तो वहां से लाहौर ले गया। तो अब लाहौर में क्या किया, वहां पे तेल राशन पानी सब भाग लिया वहां पे। अब वहां के मिनिस्टर लोग देखे कि क्या किया है, ये तो इंडिया का प्लेन लेके भाग गया यहाँ पे। कितना बड़ा शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बोला कि इसको अभी तुरंत यहाँ से हटाओ, वहां से ले गया। अब इसको देखो पाकिस्तान क्या बोलता है
कि तुमको जाना अफगानिस्तान ही, यहाँ तो डायरेक्ट मत जाओ, मेरे यहाँ से जाओगे तो हमको क्लेम करेगा कि तुम उसी के यहाँ से आया है, वही बोला होगा तुमको। तो बोले नहीं 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 नहीं, तुम लाहौर से पहले दुबई जाओ। लाहौर से पहले दुबई गया, और दुबई से फिर कंधार गया। सोचो कि पाकिस्तान हमको कोई ना कहे कि बीच में तो और भी तो कोई है ना, दुबई के गया। तो पहले काठमांडू से जो न्यू दिल्ली आने वाला था IC-814 जो हमारा जो प्लेन था, वो गया पहले अमृतसर, अमृतसर से लाहौर गया। अमृतसर इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे है, बॉर्डर के पास पहुंच गया, तो फिर वहाँ से लाहौर ले गया। लाहौर वाला बोला कि डायरेक्ट मत जाओ कंधार, वहाँ से पहले दुबई जाओ, तो दुबई गया वहाँ से फिर कंधार आया। ठीक है, तो इस तरह से था। एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या था, ये मसूद अजहर के साथ साथ 2 लोग और थे। मसूद अजहर बेसिकली मेन था जिसको कि छुड़ाने के लिए ये सब किया गया था। यही तो मसूद अजहर है जो अभी भी पाकिस्तान में बैठ करके बहुत सा अति करते रहता है, टेररिस्ट का प्लानिंग करते रहता है इंडिया के अति करने, अटैक करने के लिए। यही तो बाद में जो कि जैसे मोहम्मद का चीफ बना है। तो ये सब हो जाएगा, ये सब लिख दीजिएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि ये सब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट दिखा दीजिएगा सबसे पहले दिखा दीजिएगा कि IC-814 हाईजैकिंग हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, फिर मुंबई अटैक हो गया, फिर उरी अटैक हो गया। उरी अटैक में सब जानते हैं ना कि क्या हुआ। उरी अटैक 2016 में हुआ था। उसमें क्या हुआ कि इंडियन आर्मी का एक हेडक्वार्टर है उरी में, जो जम्मू कश्मीर में है, उस पर एक्चुअली अटैक कर दिया था। और उससे पहले पठानकोट में अटैक हुआ 2016 में ही। 2016 में 2 अटैक हुआ है, तो उरी अटैक हुआ है, एक पठानकोट का अटैक हुआ है। तो पठानकोट में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में ही एक एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का, पठानकोट में, वहाँ पे अटैक किया था। एक्चुअली अटैक इसलिए किया था ना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंडिया फाइटर जेट वगैरह रहता है ना, हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है, सोचा कि सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ रहा ना, एक पर्सनल को मार देगा आदमी को, तो लॉस तो है ही, बट अगर वो सोच रहा है कि अगर तुम्हारा एक फाइटर जेट उड़ा दिया तो करोड़ों का डील चला जाएगा। समझ रहा है, एक फाइटर जेट वगैरह या एक इंडियन एयरफोर्स का 2-4 को अगर एरोप्लेन उड़ा दिया, फाइटर जेट उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, तो कितना का लॉस इंडिया को झेलना पड़ जाएगा, करोड़ों का झेलना पड़ जाएगा। तो ये पठानकोट में एयरबेस पर स्ट्राइक था। उसके बाद फिर उरी अटैक हुआ, आर्मी का हेडक्वार्टर पे था अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उरी अटैक हुआ। उसके बाद इंडियन आर्मी फिर से क्या किया, इसमें उरी अटैक में 19 लोग शहीद हो गए थे। इसी के बाद तो फिर क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये तो प्रूफ है। पहले हम लोग के पास में जब 2001 में अटैक हुआ, 2008 में अटैक हुआ, 1 में पार्लियामेंट में, 8 में मुंबई अटैक हुआ, हाईजैकिंग हुआ। इसके बाद हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। हम लोग मैंने कैसे ऐसे मतलब कि हम लोग मतलब कि पीस लविंग या कमजोर कहो जो कहो, इस तरह कंट्री हम लोग बने रहे। लेकिन उरी अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसके टेरिटरी में घुस करके, पीओ के टेरिटरी में घुस करके। तो ये दिखाता है कि इंडिया का पॉलिसी शिफ्ट है। अब हम लोग कुछ करता है तो हम भी रिटेलिएट करते हैं, तो ये पॉलिसी शिफ्ट है। इसके बाद फिर दिखाएंगे कि अगर पुलवामा अटैक हुआ, कब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जब सब वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे सब, इंडियन आर्मी का एक कॉन्वॉय था जो जा रहा था, उसमें क्या क्या किया, कार में बॉम्ब, बहुत ज्यादा हैवी बॉम्ब रख करके, और क्या क्या उसको जाके धक्का मार दिया, टकरा दिया, सुसाइड बॉम्बिंग। उसमें क्या हुआ, उसमें 38 पर्सनल CRPF के जवान से जैसे शहीद हो गए थे। और जैसे मोहम्मद बाद में क्लेम किया कि हमने सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जैसे मोहम्मद कि हम ही किए हैं ये सब। ये 2019 में हुआ। इसी के बाद तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया। ना, बालाकोट में जाकर के जो पाकिस्तान टेरिटरी में है, POK में नहीं है, बालाकोट कंप्लीटली पाकिस्तान में है। यहाँ जा करके पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो कहो, इंडियन एयरफोर्स बेसिकली पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस करके अटैक किया। तो इंडिया का एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है कि आप दिखाइए कि रिसेंट टाइम में इंडिया जो है डिफेंसिव नहीं है, अग्रेसिव तरीके से मतलब कि अपना डिफेंड कर रहा है अपने कंट्री को, और इसका बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। तो ये सब एग्जांपल काम आएगा कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2016 और 2019 में। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का टेंशन क्यों है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि मेजर वार देख लिए, इंसर्जेंस देख लिए, वाटर डिस्प्यूट देख लिए, मेनी अटैक्स देख लिए। आप देख रहे हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो न्यूक्लियर है ना। इंडिया अपना फर्स्ट टेस्ट कब किया, 1974 में किया था। 1974 में पहला टेस्ट किया पोखरण में, जो राजस्थान में है। और वहाँ पे क्या किया, इंडिया पहली बार अपना एटम बम, अपना न्यूक्लियर बम को फोड़ करके अपना मतलब कि प्रूफ किया कि हाँ मतलब मेरे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअली अस्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था अस्माइलिंग बुद्धा था ना। और ये इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद पाकिस्तान को लगा ना कि इंडिया कर रहा था, हमको भी कुछ तूफानी करना चाहिए। तो वो क्या किया, हम लोग एक्चुअली क्या हुआ ना कि चाइना जब अटैक किया हम लोग को, नहीं तो ये लिंक है, हम लोग को जब 1962 में चाइना अटैक किया, 1965 में पाकिस्तान भी अटैक किया हम लोग पे,
तो हम लोग को महसूस होने लग गया धीरे धीरे कि नहीं, हम लोग के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब 1971 का जब वार हुआ ना पाकिस्तान के साथ, तब जितना न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री था, यूएस था, रशिया था, ये सब को देखा इंडिया कि कितना सुपर पावर है, सब न्यूक्लियर कैपेबल होने के कारण ही इतना है, और हम कमजोर हैं इतना बड़ा कंट्री होने के साथ बाद भी महसूस हुआ इंडिया को कि नहीं, हमको न्यूक्लियर कैपेबल होना चाहिए। तो 1971 के बाद 1972 में ही तो इंदिरा गांधी वगैरह अपना एक अथी करने लगी थी कि हाँ, मतलब कि डिस्कशन वगैरह स्टार्ट कर दी कि हमको अब न्यूक्लियर कैपेबल हमको होने की जरूरत है। जब 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने के बाद कि हमको अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमको चाहिए अब, इंदिरा गांधी, तो उस समय में 74 में पहला बार लोग फोड़ के देखें कि हाँ फूटता है कि नहीं, आवाज करता है कि नहीं, तो कहा हाँ आवाज तो करता है बट इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो 1974 में पहली बार आवाज आया तो बूम से सबको मालूम चला, पाकिस्तान धड़पड़ा के उठा, रे बम फोड़ दिया इंडिया वाला जाग जाओ जाग जाओ। पाकिस्तान क्या क्या सुनो, 1983 ईस्वी में 74 के बाद 84, 10 साल 9 साल लग गया उसको। पाकिस्तान पूरा बौखला रहा कि लाए कहाँ से, छोटा बैठा हुआ चाइना बैठा हुआ बगले में, देगा नहीं क्यों, इसका दे दिया, इसके पास टेक्नोलॉजी दे दिया, इसको दे दिया, धीरे धीरे इनरिच करते करते बना दिया। 1983 में क्या किया, ये पाकिस्तान चेक करके देखा, बना तो लिया था, अब कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए उसमें दम है कि नहीं है, बना तो लिया 1983 में, अब चेक कर रहा है कितना दम है कि नहीं। नाम रखा था किराना, जैसे लगता है ना किराया पे जैसे लगता है किराया पे लाया है। नाम याद हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं, नाम याद हो जाएगा, पढ़ो तो तुम। नाम रखा किराना बन, जैसे लग रहा था मैं किराए पे मांग के लाया है चाइना से। थोड़ा टेस्ट कैसे किया इसको देखो ना, नॉन फिशन टेस्ट, माने कि उतावला हो गया ना। एक होता है ना नॉन फिशन, माने कि एक्चुअली एटम बम काम कैसे करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे जो एनर्जी आता है हम लोग के पास में, वो फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन का 2 न्यूक्लियर मिल करके हीलियम बनाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, यूरेनियम जो है ना, वो उसका जो एटम है ना, उसको टूट करके उसको टूटता है, और बेरिलियम वगैरह और अदर जो एटम्स वगैरह बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम कंप्लीट एटम बना लिए तो उसका तो कंप्लीट फिजन होगा। फिजन होने के बाद बहुत ही रैंडम तरीके से उसका न्यूट्रॉन्स वगैरह जनरेट होता है, और फर्दर वो फिजन करता है। उसमें से बहुत ही मतलब कि बहुत कम टाइम में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, जो कि सब कुछ जला देता है, बहुत हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। ये एक्चुअली इतना उतावला हो गया पाकिस्तान कि हमको तो अब एकदम करना ही करना है। 74 में कर दिया इंडिया, इसको तो करना ही करना है एकदम। प्रेशर में बहुत था ना, अपना जनता अपना सब कुछ कितना प्रेशर में होगा। तो 1983 में बनाने से पहले ही विस्फोट कर दिया। इसको बोले नॉन फिशन टेस्ट, मैंने कंप्लीट टेस्ट नहीं था, मैंने बनाने से पहले हल्का सा टेस्ट करके देखा बनता है कि नहीं। हाँ आवाज़ आया, थोड़ा सा आवाज़ आया, तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब इसका भी कॉन्फिडेंस आ गया कि बन गया। इंडिया फिर टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट। इंडिया सोचा था ना इस बार कि बाबू तू किया है टेस्ट ना, हम किए हैं तू किया टेस्ट ना, अबरी तुमको पूरा साधवा में ला देंगे अबरी। इसका नाम रखा शक्ति। ऊपर वाला का तो नाम था स्माइलिंग बुद्धा मैंने बुद्धा स्माइल कर रहे हैं। एक टेस्ट किया, हल्का सा किया कि चेक करने के लिए हुआ कि नहीं। जब अगला बार जब चेक किया ना 1998 में जब चेक हुआ इसका, जब टेस्ट किया सेकंड टेस्ट, इसको नाम रखा शक्ति माने कि इस बार हम कोई स्माइलिंग बुद्धा से काम नहीं चलेगा, इस शांति वाला काम नहीं है। इस बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी बीजेपी का गवर्नमेंट था। हाँ बीजेपी का गवर्नमेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अभी में पावर में थे। इस बार शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ना। तो कहते हैं ना कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो वही वाली बात है, मौत अंत है नहीं तो डरना क्यों है, जाके आसमान में दहाड़ दिए। ये भी जब क्या थे इस समय तो अपना वाजपेयी जी, तो उसमें में क्या हुआ कि नाम रखे शक्ति। नाम भी वैसा ही था कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इस बार, और एक नहीं 5 न्यूक्लियर बम विस्फोट किए लगातार। शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5, सुन के सब तबाह। ये तो मूवी देखा ही होगा, इसका तो बहुत सा मूवी आया है, मूवी तो देखा ही होगा। एक जॉन इब्राहिम का कोई मूवी है ना, इस पे पोखरन नाम है ना, आई थिंक पोखरन ही नाम है। उसमें तो दिखाया है कि कैसे मतलब कि एकदम टेस्ट होता है, एकदम यूएस एकदम पूरा आनंद फानंद में रहता है कि उस तरीके मेरे मतलब कि मेरे सेटेलाइट से बच के कैसे कर लिया ये, तुम्हारे सेटेलाइट से बच के। इंडिया का जो साइंटिस्ट लोग काम थोड़े ना रात मतलब उसको पता ही नहीं चला कि कैसे काम किया इसरो का। एक्चुअली ये कि ना एक इंडिया का ना एक कंप्लीट मतलब कि जितने भी लोग हैं ना, सबका कंप्लीट कोऑपरेशन था इसमें। इसरो का, डीआरडीओ का, यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स का, यहाँ का पॉलिटिशियन का, माने सबका कंप्लीट कोऑपरेशन था। इसको बोलते हैं ना गोल्डन कोऑपरेशन। मतलब हम कोई अकेले नहीं है, सबका साथ है।
इसरो अपना मिशन में लगा हुआ था कि जो यूएस का सैटेलाइट है कब हमारे ऊपर आ रहा है उसको देखना है, उसको निगरानी करना है, और कितना का हमारा 0 आवर मिलता है जिसमें यूएस का सैटेलाइट हमको ना देख सके। इंडिया के ऊपर से इसरो का सैटेलाइट घूम घूम के कब आ रहा है। उसमें इंडिया का जो मतलब कि जितने भी इसरो का साइंटिस्ट है ना, सब एक टाइम गैप निकाले थे कि जो यूएस का सैटेलाइट है माने इंडिया के ऊपर उड़ के कब आ रहा है। जिस समय में इंडिया के ऊपर यूएस का सैटेलाइट आता था ना, नासा का सैटेलाइट, तो उस समय इंडिया काम बंद कर देता था करना। इस तरह से कर करके काम हुआ है ये ड्रेस में, मिलिट्री के ड्रेस। हाँ, उसमें मिलिट्री के ड्रेस में सब काम किए हैं कि किसी को पता ना चले कि मतलब कि हाँ कुछ हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मिलिट्री वाला कुछ काम हो रहा है। और उसके बाद जब यूएस को शक हो गया था कि हाँ वो चल रहा है, तब क्या किया, अपना सैटेलाइट था ना उसका टाइमिंग घटा दिया कि अब कम टाइम, अगर 1 घंटा टाइम मिल रहा था तब 10 मिनट 15 मिनट ऐसे कर दिया कि हर 10-15 मिनट में आधा घंटे में घूम घूम के आ रहा था, जल्दी घूम के आ रहा था। तो इंडिया वाला क्या किया ना, जम्मू कश्मीर में टेंशन बढ़ा दिया एकदम पूरा कि हम अटैक करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। पूरा रियल इशू है एकदम। पूरा यहाँ का पॉलिटिशियन लोग, जम्मू कश्मीर एकदम अटल बिहारी वाजपेयी लोग और सब भाषण देना चालू कर दिए थे कि अब समय आ गया है कि जब कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, एक एक को पकड़ के मारा जाएगा। सब तो पूरा माहौल गर्म, पाकिस्तान पर डर में आ गया कि अब तो इंडिया अटैक कर देगा हम पे। यूएस को भी ऐसा महसूस हो गया कि इंडिया अटैक करने वाला है। जब उसको लगा ना कि इंडिया अटैक करने वाला है, तब वहाँ का जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट लोग बोले नासा को कि तुम एक सैटेलाइट को जल्दी से जम्मू कश्मीर में भेजो, वहाँ देखो इंडिया अपना आर्मी उतार रहा है, देखो क्या पोजीशन है जाएगा। तो यहाँ से सैटेलाइट जाकर हटा के अपना जम्मू कश्मीर में करते हैं, नासा वाला करता है। तो ये तो चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था कि यहाँ से सैटेलाइट हटा करके राजस्थान से जम्मू कश्मीर में भेजे, वहाँ क्या हो रहा है। बस इन्हें से चुपके से अपना सारा काम हो गया, खेल हो गया। जब बूम बूम फूट गया तो सब सदमा में आ गया कि अब ये क्या हो गया। ये था गेम। उसके बाद इंडिया का सेकंड टेस्ट हो गया। पाकिस्तान कहाँ पीछे रहता, वो बोला कि अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा तूफानी, वो किया। तो ये भी एक टेस्ट किया, उसका नाम था चगाई 1 और चगाई 2। चगाई 1 और चगाई 2 तो ये हो गया दोस्तों। एक्चुअली ये हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसलेशन क्यों हुआ है। तो एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना, एक तरह से देखें ना तो इंडिया को देख के ना पाकिस्तान ना मतलब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ना एक मतलब कि रेस टाइप का हो गया दोनों के बीच में। तो ये एक ट्रांसलेशन होने का ये भी एक रीजन है। अब कुछ नहीं होता तो पाकिस्तान बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, रेशन तो टेंस होगा ही ना। ये तो डिफेंस ऑफ सेक्शन हो गया। उसको जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, सब लोग जानते हैं। इसका आंसर ट्रांसलेशन हो गया है ना। सब लोग बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान बोल रहा है कि ये एक्ट को वापस लो। जितना हम लोग आर्टिकल 35A है ना, तो सबको अति कर दिए हैं, स्क्रैप कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। उसके बाद फ्यूजिटिव, एक बहुत बड़ा इशू है फ्यूजिटिव का। इंडियन गवर्नमेंट है ना 2011 में क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी किया। उसमें बताया कि 50 लोगों का एक लिस्ट बनाया। अब बताया कि पाकिस्तान को देख लो बाबू, यही 50 लोगों का लिस्ट है और तुम्हारे कंट्री में छुपा हुआ है, यही तुम्हारे कंट्री में छुपा हुआ है, 50 लोगों का लिस्ट है। कहता है ना 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 ना, हम तो दूध जैसा साफ है, सफेद है, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट नहीं रहता है। लेकिन जब वो सामा बिन मरा है ना वहाँ पे, तब कुले दूध जितना भी दूध ढला हुआ था ना सब निकल गया। वो सामा बिन लादेन वही ना मरा है जी, नागोटाबाद में, पाकिस्तान में तो है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का बहुत बार हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट बहुत बार उसका रिकॉर्डिंग कर लिया है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिया है उसका, बताया है कि देखिए यहाँ लोकेशन से आपका दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ है। लेकिन बोलता है ना ना ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है हमारे पास। ये सब तो ये है, फ्यूजिटिव का इशू है। उसका क्या है, रॉन्ग पॉलिटिक्स है। रॉन्ग पॉलिटिक्स बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का भी ये बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिक्स का। कि जब भी इलेक्शन आएगा ना, तो यहाँ का मिनिस्टर हो चाहे वहाँ का मिनिस्टर हो, इंडिया पाकिस्तान कर ही देता है, हिंदू मुस्लिम कर ही देगा। हिंदू के पास अलग खून थोड़े ना होता है, मुस्लिम के पास अलग खून थोड़े ना होता है यार। दोनों आदमी जैसा एक जैसा दिखता है, दोनों के पास दोनों एक चीज खाते, एक जैसा खाते हैं। पाकिस्तान तो मेरा भाई जैसा है, यहाँ का मतलब कि ब्लड सेम है, कल्चर सेम है। बट यहाँ का जो पॉलिटिशियन है ना, उनको चैन कहाँ है। अब इंडिया का हिंदू हो या इंडिया का मुस्लिम हो, या पाकिस्तान का हिंदू या पाकिस्तान का मुस्लिम हो, या सऊदी अरेबिया का हो या यूएई का हो, सब एक ही है ना। बट क्या होता है कि हम लोग जो देखते हैं ना, हम लोग को दिमाग में जो बनता है ना किसी के प्रति इमेज, वो वहाँ का पॉलिटिशियन करवाते हैं। वहाँ का पॉलिटिशियन इतना इस तरह का स्पीच देंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे। और वहाँ के लोगों को क्या मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अब ये फ्लड आ रहा है, इतना बाढ़ आ गया, इतना लोग मर रहे हैं, इतना लोग बेरोजगारी भुखमरी में मर रहे हैं, लोगों को मच्छर काट के मलेरिया फैल रहा, डिजीज फैल रहा। लोगों को क्या मतलब है कि जम्मू कश्मीर में लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अपना पेट भर नहीं रहा, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे। अपना लोग बेरोजगारी देख रहे हैं, अपना गरीबी, अपना भुखमरी, अपना एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इनकम अपना ना देखता है कोई भी लोग।
उसके बाद अपना पेट भरेगा तभी तो दूसरा क्या देखेगा। और मतलब कि पॉलिटिशियन तो रहने नहीं देते हैं, तुम भूखे रहो तो रहो, लेकिन तुम सोचो हाँ कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। यूट्यूब में कुछ भी खोलेंगे हाँ इंडिया पाकिस्तान एकदम क्या टेंशन चल रहा है, मैच में हारा कि नहीं, टीवी फूटा कि नहीं, एकदम यही सब परेशान रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है टेंशन होने का। सीबीएम, अब हम लोग देखते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या क्या गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इतना सारा टेंशन है, इतना सारा इशू है, इशू को सोल्व करने में गवर्नमेंट कितना एक्टिव है, क्या कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि क्वेश्चन है तो आंसर तो होना चाहिए ना। तो आंसर देखते हैं क्या हुआ है। 1965 में जब वॉर हुआ जब 1965 में, उसके बाद ना एक ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ। उसमें क्या था, यूएस और सोवियत यूनियन था ना, दोनों बोला, प्रेशर डाला पाकिस्तान पे, इंडिया पे कि हाँ आप लोग बैठ करके बात कीजिए, आप लोग सोल्यूशन निकालिए, ऐसा थोड़े ना चलेगा, वॉर होता रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन के हेल्प से और यूएस और सोवियत यूनियन के अति में मतलब कि हल्का सा हेल्प से ये ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ 1966 में। 65 में वॉर हुआ, 66 में डिक्लेरेशन साइन हुआ, और जो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली पीस टॉक था। वॉर हुआ तो पीस होगा ना, तो ये पीस टॉक था। उसके बाद 1971 में वॉर हुआ बांग्लादेश लिबरेट करवाने के लिए, तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ, एक साल बाद। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ के प्रेसिडेंट, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ये दोनों थे प्रेसिडेंट थे, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी और वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए थे हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे एक पूरा अच्छे से एग्रीमेंट हुआ। उसमें मतलब कि इंडिया जो था ना 90,000 से ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर जो पकड़ा था, धर के दबोचा था कुले को। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ ना, जब ये बांग्लादेश को लिबरेट करवाए तो बहुत लोगों को इंडिया पकड़ा था, 90,000 लोगों को पकड़ा था। सोच सकता है कुले को छोड़ा, बोला कि ठीक है ये एग्रीमेंट हुआ, कुले को छोड़ दिया। और बेस्ट में ना बहुत सा टेरिटरी कब्जा लिए थे हम लोग, बेस्ट में भी इधर पंजाब सिंध साइड में बहुत सा टेरिटरी कब्जा लिए थे, तो उसको वापस कर दिए। इंडिया शांति प्रिय थे, इससे प्रूफ होता है, इससे दिखा सकते हैं कि देख लो 90,000 सैनिक को छोड़ रहे हैं। इतना दुनिया में कोई इतना पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई इतना सैनिक एक साथ छोड़ रहा होगा प्रिजनर ऑफ वॉर को। चाहता था इंडिया अति कर सकता था ना, मैंने इसको रख करके बहुत सारा कुछ करवा सकता था, नेगोशिएशन करवा सकता था, लेकिन नहीं, ये इंडिया का मतलब कि ये मतलब इंडिया का एक पीस लविंग कंट्री और इंडिया का पावर सॉफ्ट पावर ही है जो कि छोड़ दिया। इंडिया का मतलब इंडिया का ये बड़ापन है ये कि प्रिजनर ऑफ वॉर और टेरिटरी को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर एग्रीमेंट हुआ 1999 में। लेकिन इसके बाद लाहौर एग्रीमेंट में क्या हुआ ना कि नवाज शरीफ थे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, और अटल जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि सेकेंड न्यूक्लियर ये कंट्रोल ट्रीटी था। पहला न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी 1988 में हुआ था, ठीक है ना, 1988 में। हाँ मतलब कि ये जब इंडिया पहला बार टेस्ट किया 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट, और पाकिस्तान में किया 9 साल के बाद 1983 में। 1983 में किया ना, उसके बाद 5 साल के बाद 1988 में दोनों मिलकर बैठ के बोलते हैं कि देखो भाई, दोनों तो भाई हैं, शांति से निपटा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जोश में तुम मार दो न्यूक्लियर मिसाइल, और कहीं तू ये को मारो हम 10 को मारे, पूरा पाकिस्तान नहीं उड़ जाए। तो इस चक्कर में बैठ के डील कर लो तो भला ही है। पाकिस्तान बोला हाँ कर लो भाई कर लो, कहीं छोटा मोटा कंट्री है उड़ जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1988 में, 1983 में, 1974 में इंडिया पहला टेस्ट किया। 9 साल के बाद 74 10 84 होता, लेकिन 83 में 9 साल के बाद में पाकिस्तान टेस्ट किया। 5 साल के बाद एग्रीमेंट हुआ 1988 में, पहला न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी था, ठीक है ना। और 88 के बाद जब लाहौर एग्रीमेंट हुआ 1999 में, 1999 में, इस समय सेकंड न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी था, लाहौर में हुआ था। उसमें नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी थे, दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुआ। लेकिन क्या हुआ ना, ये लाहौर ट्रीटी 1999 में हुआ, और सोचो ना कारगिल बाद 1999 में फिर से हो गया, कारगिल वॉर हो गया 1999 में। तो कारगिल वॉर हुआ ना, उसके बाद इसका रिलेवेंस खत्म हो गया। मिलिट्री एथी कर लिया था, क्या कर रहे, मिलिट्री पाकिस्तान में आ गया था रूल में, परवेज मुशर्रफ। हाँ वो तो है ही। तो वो एक्चुअली मेन ये है ना कि इंडिया पर अटैक कर दिया ना, कारगिल वॉर हो गया ना। तो कारगिल, अब जब तुम कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई पीस डील कर रहे हो, उसके बाद तुरंत कोई युद्ध छेड़ दोगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना ट्रीटी का, ये ट्रीटी का रिलेवेंस खत्म हो गया। उसके बाद फिर एक आगरा समिट होता है जो कि बाद में फेल हो गया था, इसको रहने देते हैं, पढ़ने से मतलब है नहीं ये ज़्यादा। एक्चुअली ये जितना भी प्रॉब्लम्स है ना उसको सोल्व करने के लिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर को, न्यूक्लियर को, ये सब को कैसे हम लोग डिस्कशन में आगे रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रीटी था, इसको बोलते हैं आगरा ट्रीटी। बाकी आगे चला नहीं, ये फेल हो गया तुरंत ही। उसके बाद 2003 में हम लोग ना सीज फायर एग्रीमेंट किए थे 2003 में, कि देखो
बॉर्डर पे तुम अपना मिलिट्री घटाओ, हम अपना मिलिट्री घटाएंगे, अब कोई बमबारी नहीं करेगा, क्योंकि वैसे बम बहुत खेल लिए हैं हम दोनों, अब बमबारी नहीं करेगा। 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन देखते हो ना सीज फायर एग्रीमेंट हमेशा वायलेट होते रहता है, उधर से बमबारी, उधर से गोलीबारी, इधर से गोलीबारी चलते रहता है। तो 2003 में याद रखना है कि 2003 में हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई ऐसा काम हुआ है कि नहीं जो जिससे कॉन्फिडेंस जनता का कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ कुछ गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, तब हुआ है। ये तो दिखा रहा है कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, लाहौर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। आगरा समिट की कोशिश हुआ। हाँ, अब पहला जो 1962 के बाद हुआ ना ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, दूसरा जब 1971 का जब वार हुआ तो उसमें शिमला में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद लाहौर जब हुआ तो लाहौर में हुआ लाहौर एग्रीमेंट, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगरा समिट हुआ लेकिन फेल कर गया। सीज फायर एग्रीमेंट 2003 में हुआ, एक हॉटलाइन सेट किया गया 2004 में, सीज फायर होने के बाद एक हॉटलाइन सेट किया गया नेक्स्ट ईयर 2004 में। इसमें बोला गया कि देखो अगर कुछ होता है ना इशू तब तुरंत मतलब कि यहाँ का जितना भी मतलब कि मिनिस्टर्स वगैरह है ना तुरंत कॉन्टैक्ट में आ जाए, यहाँ का जितना भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो भी लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं तुरंत कॉन्टैक्ट में आ जाए कि क्या इशू है, उसको कैसे सोल्व करना, बात आगे नहीं बढ़ाना है, इसलिए एक हॉटलाइन सेट किया गया 2004 में। उसके बाद क्या हुआ, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद का एक बस सर्विस स्टार्ट किया गया 2005 में। श्रीनगर बोले तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल पहले, हाँ मतलब कैपिटल, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर वहाँ से मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान में है वहाँ तक बस सर्विस चलाया गया 2005 में। और फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर एक चलाया गया था, एक स्कीम प्रोजेक्ट चलाया गया था, फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर, माने कि तुम भी भाई हम भी भाई, तो फ्रेंड्स माने कि फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर, माने बॉर्डर के बिना कोई फ्रेंड्स है, माने उधर के बच्चा इधर के बच्चा क्या करेगा ना, एक दूसरे को लेटर लिखेगा, उसे लगेगा कि हाँ माने कि जुड़ाव जैसा महसूस होगा। ये एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल था। अभी रिसेंटली न्यूज में आया हुआ था, रिसेंटली मतलब कुछ समय पहले न्यूज में था कि इंडिया का मतलब कोई लड़का था जो वहाँ के कोई पता नहीं कोई लड़की होगी, उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा लव लेटर लिखा था, पता नहीं जो न्यूज बता रहे हैं मतलब ये है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर 2006 में स्कीम चलाया गया था। तो इसमें एक्चुअली क्या था कि उधर का लोग इधर के बच्चे लोग हैं ना एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, तो उसी में एक्चुअली ये आया था कि यहाँ का कोई लड़का था, बच्चा ही छोटा होगा, जो वहाँ की वो लड़की थी उसको एक लव लेटर लिखा था, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लव लेटर था, ऐसा न्यूज में आया हुआ था। और उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर को कोट करेंगे, 2019 में करतारपुर कॉरिडोर बना, तो ये करतारपुर कॉरिडोर से क्या हुआ, अब हमको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जाना है तो हमको वीजा चाहिए ना, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर में ये तो है खूबी कि आप अगर करतारपुर कॉरिडोर विजिट करना चाहते हैं, वहाँ का जो भी मतलब कि सिखिज्म से रिलेटेड जो भी मतलब कि जो भी होली प्लेस है आप देखना चाहते हैं जाकर के करतारपुर में, करतारपुर कॉरिडोर से जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप बिना वीजा के जा सकते हैं 2019 में। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये सब बिल्डिंग मेजर्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। उसके बाद सिग्निफिकेंस में देखते हैं, सिग्निफिकेंस में मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है, बस अपने से सोच के लिखना है सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो देखते हैं ना कि हम अगर पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे या पाकिस्तान हमसे दोस्ती कर लेगा तो हम यूरोप तक आसान से पहुंच सकते हैं, सेंट्रल एशिया यूरोप हो गया आराम से जा सकते हैं ना। अभी हम लोग को ट्रेड करने के लिए क्या होता, हम लोग को चबाहर पोर्ट बनाना पड़ रहा है ना, तो वो सब इशू नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि तापी जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो भी नहीं मतलब कि बनने दे रही, पाकिस्तान के कारण नहीं बन पा रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सही से सब साथ हो जाए, अच्छे से एक साथ हो जाए, तो हम लोग का एनर्जी सिक्योरिटी का भी इशू खत्म हो जाएगा, एनर्जी सिक्योर हो जाएंगे हम लोग। तो ये भी एक इशू है, अगर पाकिस्तान सही रहेगा तो टेररिज्म का कंट्रोल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा रीजन में, पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का आर्म रेस घटेगा, पैसा इतना जितना 5 जैसा पैसा हम लोग बहा रहे हैं आर्म्स खरीदने पे, S-400 फिर S-500 फिर कोई ये फिर वो, हम लोग फाइटर जेट खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं, तरह की चीज़ खरीद रहे हैं, हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। तो इससे मतलब आर्म रेस बढ़ रहा है ना। कल्चरल टाई हम लोग का कितना है, हम लोग का एक तरह का कुजीन है, खाना है, एक तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ का एक्टर्स लोग, वहाँ का सिंगर्स लोग यहाँ आके इंडस्ट्री बॉलीवुड में आके पैसा कमाते हैं ना। तो मतलब कि करतारपुर कॉरिडोर खुला है, आसपास लोग एक्सचेंज हो रहे हैं, अच्छा हेल्दी रिलेशन है, लोग तो यहाँ का मतलब कल्चरल टाई है ना, तो ये सिग्निफिकेंस ही है ना ये। और इकोनॉमी मतलब कि जब हम लोग का ये उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ ना कि इंडिया ना 200% ट्रेड टैरिफ लगा दिया, 200%, और पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था वही वापस ले लिया। तो पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हो या फिर 200% ड्यूटी लगा दिया कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट को अगर 100 रुपये का भेज रहे हो ना तो 200 रुपये टैक्स लगा देंगे उस पर। सोचो अब सामान 300 में बिकेगा, कितना महंगा हो गया, क्या खरीदेगा वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे।
न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेफ्टी भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन सही हो जाएगा तो वहाँ का न्यूक्लियर भी तो सेफ हैंड में रहेगा। अभी लगता है कि वहाँ का पता नहीं कोई टेररिस्ट के हाथ में ना कहीं चला जाए न्यूक्लियर। फिर इसके बाद कम्युनलिज्म है। अगर 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 मतलब कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे, अगर वहाँ का पॉलिटिक्स सुधार जाएगा, यहाँ का अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ का मुस्लिम जो है, यहाँ का जो मुस्लिम माइनॉरिटी है या वहाँ का जो हिंदू माइनॉरिटी है, दोनों मतलब कि अगर सेफ रहेंगे तो कम्युनलिज्म होने का खतरा कम रहेगा। तो फिर ये सिग्निफिकेंस ही है इंडिया के लिए, कम्युनलिज्म से कनेक्ट कर देंगे इसको, सिग्निफिकेंस को। तो ये सब पॉइंट है। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं सॉफ्ट पावर। इंडिया जैसे कि अगर इंडिया विश्व गुरु है अभी भी, तो इंडिया के पास में सॉफ्ट पावर कुछ होना चाहिए ना। तो सॉफ्ट पावर हम लोग क्या है, हम लोग के पास में एज ए टूल जो यूज कर सकते हैं रिलेशन में। तो देखते हैं हाइड्रो डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं। अभी हम बताए थे कि दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में जो साइन हुआ है। इसमें 20% पानी इंडिया मात्र यूज करता है, 80% पाकिस्तान यूज करता है। लेकिन ये जानते हुए कि सारा पानी इंडिया से पहले होकर जाती है फिर भी, तो ये मतलब कि हमारा बड़प्पन है कितना हम दे रहे हैं इसको। तो ये हमारा ये डिप्लोमेसी में, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में काम कर सकता है हम लोग का, कर सकता है ना बता। कल्चरल डिप्लोमेसी, सोचो पाकिस्तान का गजल इंडिया में कितना फेमस है, गजल गाते हैं यहाँ पे हम लोग, तो गजल फेमस है। क्रिकेट डिप्लोमेसी, हम लोग क्रिकेट अभी बंद किए हुए हैं ना। हम लोग बायलैटरल कोई भी डायरेक्ट हम लोग कोई गेम नहीं खेलने जाते हैं वहाँ पे। हम लोग का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट खिलवाती है, आईसीसी जो क्रिकेट खिलवाती है, T20 वर्ल्ड कप या जो भी वनडे वगैरह खेलते हैं वो खेलते हैं सिर्फ हम लोग बाहर। हाल ही में बैन भी कर दिया है जो पाकिस्तान में मैच होने वाला है, कुछ कोई ऐसी कोई बड़ा हम लोग कोई भी डायरेक्ट हम लोग कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू या फिर आईसीसी के थ्रू खेलते हैं। तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग डायरेक्ट मतलब कि अपना सुधार सकते हैं सॉफ्ट पावर के थ्रू। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। वहाँ पे टैरिफ हम अभी दिखाए थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा या 200% टैरिफ लगा दिया है इंडिया। तो ये सब के कारण इसको कम करके हम डिप्लोमेसी सुधार सकते हैं, मतलब अपना रिलेशन सुधार सकते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। ये सब सॉफ्ट पावर है। इंडिया का इकोनॉमी हो, इंडिया का क्रिकेट हो, इंडिया का कल्चरल डिप्लोमेसी हो, हाइड्रो डिप्लोमेसी हो जो वाटर का हो, या फिर इंडिया का जो मतलब कल्चरल टाई है, क्रिकेट है, ये सब तो सॉफ्ट पावर है ना इंडिया का। ये सब हम लोग मतलब कि रिलेशन सुधारने के लिए सब यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पावर। पूछेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, तो ये सब बताना है। उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड मतलब कि पाकिस्तान के आखिर रिलेशन रखें तो कैसे रखें। जब हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, देखो ना, कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद फिर से बम ब्लास्ट हो जाता है। तो करें तो क्या करें। हम लोग तो बहुत सारा किया है ना, बहुत सारा एक्शन लिया है ना कॉन्फिडेंस में। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, शिमला हुआ, उसके बाद लाहौर हुआ, आगरा समिट हुआ, सीज फायर 2003 में हुआ, हॉट सेटअप हुआ 4 में, श्रीनगर से मुजफ्फरपुर 2005 में बस चला दिए हैं, फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर हो गया, करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया 2019 में। उसके बाद 2014 में देखो ना स्वेरिंग इन सेरेमनी था ना मोदी जी का 2014 में, तो सबको सार्क नेशन को सबको बुलाए थे, उसमें पाकिस्तान भी था। उसके बाद 2015 में क्या हुआ, मोदी लाहौर चले गए थे। नवाज शरीफ के पोती की अति था, नवाज शरीफ का बर्थडे था और उनका पोती का एंगेजमेंट वगैरह कुछ था, तो उसमें लाहौर भीट करके आया 2015 में। तो ये सब क्या है, सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वजह ही तो है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बट इसके बावजूद भी इंडिया को क्या मिलता है, इंडिया को मिलता है 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 8 में मुंबई अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, हाईजैकिंग, ये सब है। तो आखिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो हम इसमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए कह सकते हैं कि हम लोग को सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का बैलेंस रखना पड़ेगा। हम लोग को सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और कपल्ड विद द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हम लोग का सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों लेके चलना पड़ेगा। कि मतलब कि अगर अटैक किया हम लोग को, जैसे उरी अटैक किया तो सर्जिकल स्ट्राइक तुरंत, पुलवामा अटैक किया तो बालाकोट स्ट्राइक तुरंत, मैंने कि हार्ड पावर भी। इसका साथ साथ हम लोग को क्रिकेट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, वहाँ का पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाते रहना पड़ेगा, दोनों को साथ में। ये नहीं कि हाँ ये करोगे तो ये करेंगे, मतलब कि होता है ना कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, जैसे पीएम मोदी जी का है। हम लोग प्रमोट करते हैं बट हम लोग को थोड़ा सा रास्ता ओपन करना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग का वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, हम लोग चाइना से मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, चाइना के साथ कितना रिलेशन खराब है, फिर हम लोग टाई खराब नहीं करते हैं। तो चाइना मतलब अपने हर जगह एंगेजमेंट बढ़ाए हुए है। हाँ, हम लोग के पाकिस्तान रोके। चाइना का देखो ना, चाइना के यूएस के साथ कितना रिलेशन खराब है, फिर भी कंप्लीट शटडाउन अपना ट्रेड का नहीं करता है। इंडिया के साथ में देखो ना कितना उसका रिलेशन खराब है, गलवान वैली इंसिडेंट हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, इतना दिन तक हम लोग का स्टैंड ऑफ रहा, फिर भी हम लोग अपना रिलेशन डायरेक्ट खराब नहीं करते हैं। तो वही कर रहे हैं कि इसका साथ साथ अगर हम लोग तो हार्ड हो ही रहे ना, सच का स्ट्राइक वाला को स्ट्राइक कर ही रहे हैं, तो हम लोग का हार्ड डिप्लोमेसी तो चल रहा, बट इसके साथ साथ हम लोग को सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ काम करना पड़ेगा। जैसे कल्चरल टाई हो गया, ये इकोनॉमिक हो गया, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो गया, डिप्लोमेसी वगैरह, ये सब सॉफ्ट काम साथ में काम करना पड़ेगा इस सब को लेकर के। तो वही है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे FATF वगैरह से होता है ना, FATF ब्लैक लिस्टिंग कर देते हैं उसका, है ना।
और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको, जो उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मतलब कि जो मसूद अजहर वगैरह है उसको ग्लोबल टेररिस्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया है। तो ये यूनाइटेड नेशन हो या FATF हो या अदर इंटरनेशनल बॉडी है ना, उसको हेल्प लेकर के हम लोग पाकिस्तान को थोड़ा सा रास्ते पर ला सकते हैं। तो ये सब अपना आंसर में वे फॉरवर्ड में यूज करेंगे। और उसके बाद इंगेजमेंट विद USA और अदर साउथ एशियन कंट्री। USA के साथ इंगेजमेंट अगर अच्छा रहेगा ना, तो USA एक बहुत बड़ा हम लोग का टूल है जो कि हम लोग को पाकिस्तान पे कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि USA बहुत डायरेक्ट फंडिंग करता है पाकिस्तान को, बहुत चीज़ों के लिए फंडिंग करता है। तो USA के साथ अगर अच्छा रिलेशन रहेगा ना, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंटेन करने में हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो ये सब है फ्रेंड्स। आई थिंक मैं बहुत कुछ बता दिया हूँ, उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया हूँ। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसी तरीके से, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स डाल दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन करवा रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारा इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे। आज इंडिया पाकिस्तान का हो गया, फिर कल कुछ और देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया साउथ मतलब कि बांग्लादेश, म्यांमार है, मालदीव है, USA है, सारा का देखेंगे। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।